Hello students, welcome to the online classes of Social Science class 10. I am here with the part 3 of your second chapter Nationalism in India. I have released two parts, part 1 and part 2, and this is part number 3. So listen it carefully, watch this video till the end for a perfect answer of your questions. महात्मा गांधी, अब इसमें हम टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस ये हेडिंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसमें किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। महात्मा गांधी इन फरवरी 1922 डिसाइडेड टू रोल बैक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया। 1922 में क्यों लिया? क्योंकि महात्मा गांधी की सोच थी, उनकी थिंकिंग थी कि सब ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा है ये आराम से शांतिपूर्वक चलेगा और इसी से हम अंग्रेज़ों से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीमे धीमे ये एक हिंसक झड़प में बदल गया, एक वायलेंट क्लैश में। इट चेंज इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द ब्रिटेन पुलिस। इसमें क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 को एक चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर में, गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, जिसको चौरी चौरा कांड कहा गया। देयर हैपेंड अ violent clash with the policemen and at the place of Chauri Chaura in the Gorakhpur district of United Province on 4th February 1922, जिसमें यहाँ पर इस इंसिडेंट में 3 नागरिक मारे गए और 22 से 23 पुलिस वाले मार दिए गए। गांधी जी ने अब इसमें महसूस किया कि सत्याग्रह को प्रॉपरली चलाने के लिए उनको एक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तभी हम इसको एक मास स्ट्रगल में बदल पाएंगे, एक जन आंदोलन में, जन संघर्ष में बदल पाएंगे। महात्मा गांधी ने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक हाइट कहा, एक पड़ाव कहा। सो दैट वाज टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस एंड द नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट व्यूज़ विद इन द कांग्रेस। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें नेचुरली स्वाभाविक रूप से लोगों के पास डिफरेंट व्यूज़ आ जाते हैं, उनके सोचने का नज़रिया बदला रहता है। क्योंकि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट द पर्सन हु एग्जिस्ट इन अ ग्रुप, इन द सेम ग्रुप, हैव सेम आइडियोलॉजी, हैव सेम थिंकिंग। सो ऐसा उस टाइम भी था, कांग्रेस के अंदर डिफरेंट व्यूज़ थे। लोगों के जो उसमें लीडर्स थे उनके सोचने का तरीका एक जैसा नहीं था। इसमें सम लीडर्स विद इन कांग्रेस वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। कुछ नेता थे जो ये जन आंदोलन और इस सब से बहुत थक चुके थे, क्योंकि कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही थी। और वो जो उस समय भारत की सरकार थी, ब्रिटिश राज सरकार के, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ब्रिटिश सरकार की, उसने 1919 के एक कानून में एक प्रोविंशियल काउंसिल बनाया था, जिसमें ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। दे फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज़ विद इन द काउंसिल। उन्होंने महसूस किया इस परिषद में, इस काउंसिल में ब्रिटिश नीतियों की खिलाफत करना, उनको अपोज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें CR दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, NC केलकर थे। इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर कि वो एक ऐसी राजनीति को वापस ला सकें जिसमें परिषद में, काउंसिल में बहस हो। फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, परिषद वाली राजनीति को वापस ला सके, इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। लेकिन जो उसमें यंगर लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो एक
और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक जन आंदोलन का प्रस्ताव रख रहे थे। वो ये चाहते थे कि और अच्छे से हम एक जन आंदोलन करें और एक फुल इंडिपेंडेंस पाएँ, संपूर्ण स्वतंत्रता पाएँ। In the situation of internal debate and discussion, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920. इसमें जब इंटरनल डिबेट और डिस्कशन हुआ तो इसमें दो फैक्टर्स थे जिसने फिर से इंडियन पॉलिटिक्स को 1920 में 1920 के अंत तक एक नया इंडियन पॉलिटिक्स को शेप किया, एक नई भारतीय राजनीति को दिशा दी, बनाया। द फर्स्ट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। पहला था जो उस समय पूरे संसार में इकोनॉमिक डिप्रेशन था, आर्थिक तंगी थी। दूसरा था द सेकेंड वॉज एग्रीकल्चरल प्राइसेस विच बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। जो दूसरा था कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो 1926 में गिरना शुरू हुए और 1930 में पूरी तरीके से कोलैप्स कर गए, इट मीन्स ढह गए। उसके बाद द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929-80। हम इस बात पर पहले बात कर चुके हैं कि जितने भी कांग्रेस के सेशंस हुए, किस ईयर में हुए, कहाँ हुए, उसमें क्या रेसोल्यूशन आया, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। The 44th session of the Congress was held at Lahore in December 1929। जो कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ लाहौर में दिसंबर 1929 में 1929 में, जिसको प्रेसिडेंट किसकी अगुवाई में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में। The situation in India was very tense because of the death of लाला लाजपत राय in 1928। उस समय भारत में बहुत ही मुश्किल भरे हालात थे, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति थी, वेरी टेंस सिचुएशन। क्यों थे? क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वो जब साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, एक जुलूस उन्होंने निकाला था लाहौर में, तब पुलिस ने उनकी लाठियों से पीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो उस समय भारत में बहुत ही तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर उसमें पूरे देश में था। इसीलिए कांग्रेस ने दो इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन पास किए इस सेशन में। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल, कि अब उनका पूरा लक्ष्य है संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। इन ए स्पेशल रेजोल्यूशन इट वॉज सेड, एक विशेष प्रस्ताव में ये कहा गया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ रूइंड इंडिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली, विल बिलीव देयरफॉर द इंडिया मस्ट अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कि जो ब्रिटेन की सरकार है उसने भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ख़त्म किया है, हमें नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे और हमें ये करना चाहिए। It was also decided by another resolution that the Congress should launch a civil disobedience movement under the leadership of महात्मा गांधी। इसीलिए ये भी निश्चय किया गया एक दूसरे प्रस्ताव में कि कांग्रेस एक सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च करेगी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में। ये है इंडिया का मैप। वो उस टाइम का है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे, अधिवेशन। किस जगह पर क्या हुआ 1885 से लेकर 1947 तक, दैट इज़ द मैप। यू मस्ट टेक इट्स स्क्रीनशॉट। इसके बाद इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 26 जनवरी इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री ईयर आफ्टर ईयर। ये भी निश्चय किया गया कि हम 26 जनवरी को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे पूरे देश में, साल प्रति साल, मतलब वर्ष प्रति वर्ष, ईयर आफ्टर ईयर। क्यों ऐसा हुआ? हमें कोई स्वतंत्रता मिली नहीं थी, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया उस समय कांग्रेस ने कि लोगों में जब ये दिन मनाया जाए
तो उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग और अच्छे से भरे, उनके अंदर पूर्ण स्वराज की जो मैसेज था वो उनके अंदर किसी ना किसी तरीके से पहुंचाया जाए। इसीलिए इस दिन को चुना गया और 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया पूरे देश में और हर जगह तिरंगा फहराया गया। इसके बाद साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन, साइमन वापस जाओ। इसमें 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक 7 लोगों का एक कमीशन बनाया जिसकी अगुवाई कर रहे थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में एक 7 लोगों का एक कमीशन बनाया गया जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? क्योंकि जो रोलट एक्ट आया था 1919 में, उससे क्या फ़र्क पड़ा, उसका क्या प्रभाव हुआ, उसने किस तरीके से काम किया, इस सब के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया। और भारत के लोगों ने, द पीपल ऑफ इंडिया बायकॉटेड दिस कमीशन बिकॉज ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स वर इंग्लिशमैन। भारत के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उस कमीशन में, उस आयोग में जितने भी मेंबर्स थे सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय उसमें शामिल नहीं था। और लाहौर में एक जुलूस निकाला गया लाला लाजपत राय के अगुवाई में, जिसमें उन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, वो बुरी तरीके से घायल हुए। हाउएवर द कमीशन टूर्ड द कंट्री, हालांकि जो कमीशन बनाया गया था इतने विरोध के बावजूद उसने पूरे देश का दौरा किया और एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें उसने सिस्टम ऑफ डायरेची क्या है, वर्ण भेद, काला गोरा का भेद को बहुत बुरी तरीके से उसकी क्रिटिसाइज़ किया, उसको कोसा, क्रिटिसाइज़ किया। Later on, it was on the basis of this report that Act of 1935 AD was passed. इसके आधार पर 1935 का अधिनियम पास किया गया। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन पॉलिटिकल कंडीशंस पे? The Simon Commission had a great impact on the Indian political life, not because of its finding or recommendations, but because of the political fervor it generated. साइमन कमीशन का भारतीय राजनीति पर बहुत बढ़िया असर पड़ा। क्यों? उसने जो रिपोर्ट तैयार की इससे कुछ नहीं मतलब था, उसने जो कुछ पाया, जो डायरेची पर उसने रिपोर्ट सबमिट की, उसकी भर्त्सना की, उससे कोई मतलब नहीं हुआ, बल्कि जो इससे लोगों में एक तो लाला लाजपत राय की मौत भी हुई, उन्होंने जो जुलूस निकाला था इसमें जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इससे लोगों में पूर्ण स्वराज का मैसेज देने में और हमें सफलता हासिल हुई। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया। It helped in generating the climate for a political revolution aimed at securing freedom for India. The death of Lala Lajpat Rai further added to its significance. The civil disobedience movement was another important event which began as protest against this commission. अब यहीं से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण घटना थी। लाला लाजपत राय की मौत भी हुई, इससे इसको और भी महत्वता मिली, इससे और विरोध प्रदर्शन बढ़ा और लोगों में पूर्ण स्वराज का मैसेज पहुंचा लोगों के दिमाग में। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। In October 1929, the Viceroy Lord Irwin announced an uncertain offer of Dominion status for India and a round-table conference to discuss a future constitution. अक्टूबर 1929 में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने एक अनसर्टन ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस, अनसर्टन ऑफर मीन्स उन्होंने भारत के एक राज्य के स्टेटस को, एक राष्ट्र के स्टेटस को बनाने के लिए उन्होंने एक अनिश्चित पेशकश की और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये डिस्कस करने के लिए हमारा भविष्य का संविधान क्या होगा। अंग्रेज़ों ने बुलाया। लॉर्ड इरविन उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने ये काम किया। दिसंबर 1929 में
Under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India. अब 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड को फॉर्मलाइज किया. It was also declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence India, when people were to take place for struggle for complete independence. 26 जनवरी 1930 को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. ये भी उसमें पक्का किया गया, डिक्लेयर किया गया, जब लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रगल की ज़रूरत थी. साल्ट मार्च, नमक आंदोलन, बड़ा एक पॉपुलर नाम है, हम लोग इसे छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं. सॉल्ट मार्च के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इस बारे में सुना ज़रूर होगा. इन हिज लेटर टू वाइसरॉय ऑन 31 जनवरी 1930, महात्मा गांधी स्टार्टेड द फॉलोइंग 2 types of demands. Demands of general interest, specific demands of different classes from industrialists to peasants. अब महात्मा गांधी ने अपने एक लेटर लिखा वाइसरॉय को. कब लिखा? 31 जनवरी 1930 को, जिसमें उन्होंने 2 मांगें की, 2 डिमांड्स दिए. एक था सामान्य हित की मांग, डिमांड्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. दूसरा था कि उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक की विशिष्ट मांगें, विशिष्ट वर्गों की विशिष्ट मांगें, ये दूसरी मांग थी. इन डूइंग सो his main idea was to link all the classes of the Indian society with the national movement. ऐसा करने में उनका मेन विचार यही था कि वो भारतीय समाज के डिफरेंट क्लासेस को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ें. The most stirring demand was to abolish the salt tax because it concerned both the rich and the poor alike. और जो सबसे उग्र इनकी मांग थी वो थी, जो सबसे सरगर्मी वाली मांग थी, कि वो नमक कर को ख़त्म करें. साल्ट टैक्स को, नमक पे जो टैक्स लगा था वो ख़त्म करें, क्योंकि ये गरीब भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं, अमीर भी उतना इस्तेमाल करते हैं नमक. इसके बाद एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिमांड्स, अब ब्रिटेन की सरकार ने उनकी मांग को ठुकरा दिया. किस डेट पे? 11 मार्च 1931 पे. और उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया. किस विद हिज फेमस डांडी मार्च 1930. अब गांधी जी मार्च ऑन फूट टू स्मॉल विलेज डांडी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. गांधी जी ने जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर डांडी गांव तक, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर पैदल मार्च किया, पैदल वहाँ तक गए. और उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे. इसमें लिखा है ही वॉज एकम्प्लिश्ड बाई 79 फॉलोअर्स. इसके मतलब हुआ उनको मिलाकर 79 लोग थे. इट मीन्स वो थे और 78 फॉलोअर्स थे. ही रीच्ड डांडी ऑन अप्रैल 5, 1930 एंड देयर ही ब्रोक द सॉल्ट लॉस. अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डेट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है. उनके साथ कितने फॉलोअर्स थे, किस तारीख को निकले, किस तारीख को उन्होंने वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या क्या कानून तोड़े. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब यही है, जो उन्होंने कानून बनाए हैं उसको तोड़ना, उसका उल्लंघन करना, दैट इज़ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. Salt March on Dandi March proved an effective symbol of resistance against colonialism. उपनिवेशवाद के खिलाफ डांडी मार्च एक अहम प्रतिरोध साबित हुआ. The break any British law was surely a step against colonialism. Especially when such a law as salt law was broken, it had a far wider repercussion on the whole structure of colonialism, because salt was something which was equally taken by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly was seen as an oppressive act of the government. अब इसमें क्या था कि
किसी भी ब्रिटेन के कानून को तोड़ना जाहिर तौर पर उनकी जो संरचना है ब्रिटेन की सरकार की, उपनिवेशवादी सरकार की, उसको एक धक्का पहुंचाना था। किसी भी उनके कानून को तोड़ना उस सरकार को एक धक्का पहुंचाना था। और जब नमक कानून तोड़ा गया तो इससे उस पूरे संरचना पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ थी कि उसे गरीब लोग भी इस्तेमाल करते थे, अमीर लोग भी इस्तेमाल करते थे उस टाइम, और इस टाइम भी वही है। इसी प्रकार नमक एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ था, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था हमारे भोजन के लिए नमक। और सरकार का नमक पर टैक्स लगा देना ये उनका एक बहुत ही दमनकारी ऑप्रेसिव एक्ट लगता था। ओवर द होल जर्नी ऑफ 20 to 40 मील्स उन्होंने 240 मील की यात्रा की साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक, जिसमें हज़ारों लोग उनके साथ रोज़ उनको सुनने आते थे, और जिसे महात्मा गांधी उन लोगों को स्वराज का अर्थ समझाते थे और उन्हें ब्रिटिश को उनका बहिष्कार करने के लिए शांतिपूर्वक कहते थे। और 6 अप्रैल 1930 को जब वो डांडी पहुँचे, उन्होंने ही मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर, उन्होंने समुद्र के जल को उबाल कर नमक बनाया। इट हेरेल्डेड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ी। Thus, the Salt March proved an effective symbol of resistance against colonialism. अब है द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Along with 78 followers, Gandhi ji started his march from Sabarmati Ashram on 12th March 1930 for Dandi, the coastal town of Gujarat. गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने 12 मार्च 1930 को अपनी यात्रा शुरू की साबरमती आश्रम से, और उन्हें एक गुजरात के एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे डांडी तक जाना था। ऑन 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे और उन्होंने एक सुनियोजित कार्यक्रम के हिसाब से उन्होंने सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन किया। उन्होंने नमक बनाया वहाँ के समुद्र के जल को उबालकर, और इसे सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कहते हैं। जैसे कि ये आंदोलन फैला देश में, फॉरेन क्लॉथ्स और बायकॉटेड, लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, जो विदेशी कपड़ा थे उनका बहिष्कार किया जाने लगा, लिक्वर शॉप्स और पिकेट किया जाने लगा। पीजेंट्स ने, जो किसान थे, उन्होंने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, मतलब जो कर लगाया गया था वो जमा करने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइंड, जो गांव के लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। बहुत सी जगह पे फॉरेस्ट पीपल ने, जो जंगल वाले लोग थे, जंगल में जो आदिवासी लोग रहते थे, उन्होंने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया। वरीड बाय द ऑनगोइंग मूवमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। इन सबसे चिंतित होकर जो वहाँ की उपनिवेशवादी सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना शुरू कर दिया। विद द लॉन्चिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ए न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज एडेड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ एक नया अध्याय जुड़ गया भारत के इतिहास में। बोथ द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे और जो उनकी सरकार थी, उन्होंने इस पर डिफरेंट टाइप का रिएक्शन दिया, प्रत्युत्तर दिया। अब जो भारत के लोगों का क्या इस पर रिएक्शन था, इसमें इंस्टीड ऑफ merely offering सत्याग्रह, द पीपल now began to disobey all unjust laws and even attack government। अब सत्याग्रह को आराम से चलाने के अलावा जो लोग थे उन्होंने सभी नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और सरकार पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया। और जो लोग थे, अब वो कोई डोमिनियन स्टेटस या अपनी गवर्नमेंट नहीं चाहते थे इन इंटरनल अफेयर्स। अब लोग ये नहीं चाहते थे कि हाँ आप हमारी सरकार बनवा दीजिए,
कांग्रेस पार्टी की सरकार हो जाए देश में, मतलब कोई भारत का वहाँ पे वाइसरॉय बन जाए और शासन अभी भी ब्रिटेन का है। अब ये लोग ये नहीं चाहते थे। अब जो लोग थे दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल। और कुछ यंग लीडर्स थे, कुछ यंग भारतीय थे, युवा थे, जो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, उन्होंने रिवोल्यूशनरी मेथड, क्रांतिकारी तरीकों को अपनाया ब्रिटेन से छुटकारा पाने के लिए, विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए। अब इस पे जो सरकार थी उसका क्या रिएक्शन था? वार्न्ड बाय द अबव डेवलपमेंट्स, इन सब के जो उनकी चुनौतियाँ मिली, इससे जो सरकार थी उसने रिप्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया, मतलब दबाव बनाना। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बायकॉट। कई तरीके की रुकावटें लगा दी गई मीटिंग्स पर, डिमॉन्स्ट्रेशन पर और बहिष्कार पर। इस पे जो राष्ट्रीय नेता थे वो एक एक करके गिरफ्तार होना शुरू हो गए, जैसे महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान। कांग्रेस को इलीगल साबित कर दिया गया, उसे अलीगल घोषित कर दिया गया, ये गैर कानूनी घोषित कर दी गई कांग्रेस पार्टी। क्राउड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन पेशावर एंड सेवरल वायलेंट इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड। लोग पेशावर में इकट्ठा हुए और कई सारी हिंसक घटनाएं वहाँ पर हुई। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irvin on 5th March 1931। और उन्होंने इन सब को देखते हुए इस मूवमेंट को वापस ले लिया और उन्होंने जो उस समय इरविन थे वाइस रॉय ऑफ इंडिया, उनके साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर दस्तखत किए। उस समझौता को साथ एक समझौता किया। रिलॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इन दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन के लिए, लेकिन वहाँ पर उस डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वे डिसअपॉइंट होकर वापस लौट आए। जैसे वो भारत में लौटे, उन्होंने पाया कि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया है और गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू सब जेल में डाल दिए गए हैं। महात्मा गांधी ने अब फिर से इन सब को देखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लॉन्च किया और ये करीब 1 साल तक चला और 1934 में इसका मोमेंटम धीमा पड़ गया, मतलब ये आंदोलन थोड़ा धीमा होने लगा। मीनिंग ऑफ द मूवमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। अब कई लोग इसमें शामिल थे, आंदोलन कई लोगों से मिलकर बना था, कई लोग इसमें शामिल थे, तो सबका अपना अपना नज़रिया अलग था। सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए इसमें शामिल थे, सबका अपना अपना स्वार्थ था। डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर डिफरेंट आइडियल्स और रीजन्स। सबके अपने अपने कारण थे, इसमें उनके जो स्वराज का अर्थ था सबके लिए अलग अलग था। अब देश में जो बड़े किसान थे, अमीर किसानों जो किसान थे, जैसे पाटीदार थे गुजरात के, उत्तर प्रदेश के जाट थे, ये इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स थे। वो बहुत ही जोश के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई इस बाइकॉट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहिष्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एज डिप्रेशन कंटिन्यूड द पुअर peasantry found it difficult to pay their rent to the landlords। जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ा वैसे ही जो गरीब किसान थे उन्होंने पाया कि अब वो अपना जो लैंडलॉर्ड को किराया देते थे अब उसे दे पाने में सक्षम नहीं है। इसीलिए उन्होंने कई तरीके के रेडिकल मूवमेंट ज्वाइन कर लिए, जैसे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट उसकी अगुवाई कर रहे थे, इस आशा में कि अब उन्हें फिर से अब अपना कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा। एसोसिएशन लाइक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स FICC, अभी भी ये संस्था है इंडिया में और कुछ दिन पहले चर्चा में भी थी। इन जब संस्थाएं थीं अंडर द लीडरशिप ऑफ GD बिरला, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, इन सब के लीडरशिप में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का समर्थन दिया। वो क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हमें कुछ
बिजनेस जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं, व्यापार पाबंदियाँ, वो हम सब पे उसे हटा ली जाएंगी। और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था उसने इस आंदोलन में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। नागपुर रीजन के लोग हिस्सा लिए थे। नागपुर रीजन के अलावा और लोग जगह के इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास में इसने ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया। Another important feature of this movement was the large scale participation of women। इसमें जो बढ़िया सा इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, विशेष गुण है, ये है कि इसमें बड़ी मात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई और शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में जो वुमेन हाई क्लास फैमिलीज से आती हैं वो भी शामिल हुई। रूरल एरिया से मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिच पीजेंट हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो अमीर किसानों की पत्नियां थीं, वो भी इसमें शामिल हुई। वुमेन वर इंस्पायर्ड, वो औरतें थीं वो सब गांधी जी की बातों से बहुत प्रभावित थी और उन्होंने अपना देश के लिए अपनी सर्विस देनी शुरू की, जैसे कि वो बहुत ही अपना स्केयर्ड ड्यूटी, अपना बहुत ही पवित्र काम कर रही हैं। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। All social groups were not moved by the concept of Swaraj। One such group was the untouchables who began to call themselves। सभी लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। एक ग्रुप था जो इससे पीछे रह गया था, ये था अनटचेबल्स, जिसे दलित कहते हैं, दलित वर्ग जो अनटचेबल्स हैं, मतलब अछूते हैं। 1930 के आसपास मुस्लिम ने दलित कहा गया अनटचेबल्स को, और मुस्लिम भी इस मूवमेंट में ज़्यादा हिस्सा नहीं ले पाए थे। लंबे समय में कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द डिटेल्स फॉर फियर ऑफ ऑफरिंग द सनातनीस। लंबे समय ने कांग्रेस ने दलित्स को इग्नोर किया, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्हें डर था कि जो सनातनीस है, मतलब जो हिंदू हैं हाई क्लास वाले, वो इससे उनको उससे अप्रसन्न हो जाएंगे और वो अपने मूवमेंट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने दलित्स को हरिजन कहा या चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब ईश्वर के बच्चे। गांधी जी ये विश्वास करते थे कि स्वराज 100 सालों तक भी हमें नहीं मिल पाएगा जब तक ये जो अनटचेबिलिटी है, जो छुआछूत है, इसे ख़त्म नहीं किया जाता। उन्होंने सत्याग्रह बनाया उनके लिए, उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया स्पेशली दलित्स के लिए कि उन्हें मंदिरों में एंट्री मिले और वो पब्लिक मतलब सार्वजनिक कुएँ थे, टैंक्स थे, सड़कें थी, स्कूल थे, उनका भी वो इस्तेमाल कर सकें। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ़ किया कि वो इन जो स्वीपर्स के कार्य हैं उसको डिग्निफाई कर सकें, उनकी महत्वता बता सकें। गांधी जी ने अपर क्लास के लोगों से कहा कि वो अपना माइंड सेट चेंज करें अनटचेबल्स के संबंधित। स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स। दलित लीडर्स वांटेड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन टू द प्रॉब्लम ऑफ देयर कम्युनिटी। दलित लीडर जो B.R. अम्बेडकर थे, वो एक अपना अलग से पॉलिटिकल सिचुएशन चाहते थे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिमांड किया कि उन्हें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें उनके लोगों के लिए एक अलग से रिजर्व सीट मिले, आरक्षित सीट मिले। और वो ये भी चाहते थे कि उनके लिए जो हम लोग वोटिंग करते हैं उनके लिए अलग इलेक्टोरेट हो, उनके लिए मतदाता अलग हो, उनके अलग से खड़े हों रिप्रेजेंटेटिव, और उनको एक स्पेशल रिजर्व्ड सीट मिले लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और अंबेडकर ने इसीलिए दलित को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में शामिल किया 1930 में। और इनके जो व्यू थे, इनका जो नज़रिया था अंबेडकर का, वो गांधी जी से डिफरेंट था। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड किया मतलब जो गांधी जी का नज़रिया था और अंबेडकर से विभिन्न था। अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरेट के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए मांग की थी। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडमिटेड अम्बेडकर्स डिमांड, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अम्बेडकर की डिमांड को मान लिया, तब गांधी जी ने इसका बहुत ही स्ट्रांगली विरोध किया
और वो आमरण अनशन पर चले गए। उन्होंने वो विश्वास करते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू द मेन सोसाइटी। मतलब गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम दलित के लिए अलग से इलेक्टोरेट ले आएंगे, अलग से उनका सिस्टम कर देंगे, तो जो हम कोशिशें कर रहे हैं कि हम दलितों को भी मेन सोसाइटी में, मुख्य समाज में जोड़ सकें, ये कोशिशें हमारी अधूरी रह जाएंगी और हम इसमें विफल हो जाएंगे। अंबेडकर ने तुरंत ही अंत में गांधी जी के जो गांधी जी की थॉट थे उसे माना और एज अ रिज़ल्ट पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 वॉज साइंड। पूना समझौता हुआ सितंबर 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। मतलब इन्हें स्पेशल सीट तो दे दी गई आरक्षित, लेकिन इन्हें भी वोटिंग करनी थी सामान्य इलेक्टोरेट में, जैसा कि और सब क्लास के लोग करेंगे। हिंदू मुस्लिम क्लैश। अब एक और कारण था कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो पाए थे, इसीलिए ये भी मूवमेंट कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाया। हिंदू मुस्लिम क्लैश, हिंदू मुस्लिम झड़प। कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत ही मुश्किल से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल हुए थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जब कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट से मना कर दिया था, तो बड़े मुस्लिम आबादी बड़ी तौर पर उसने अपने आप को कांग्रेस से अलग महसूस किया और 1920 के बीच कांग्रेस एक बड़े ही ओपनली, खुले तौर पर हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के साथ आई, जिसका नाम था हिंदू महासभा। और जैसे कि एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर्जेंट, इससे हिंदू मुस्लिम के बीच में जो रिश्ते थे वो और ज़्यादा ख़राब हो गए। हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियॉट्स अकर्ड इन वेरियस सिटीज़। हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक झगड़े हुए और कई जगह दंगे हुए कई शहरों में। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल थे जो प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। उन्होंने डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, क्यों मुस्लिम के लिए अलग एक इलेक्टोरेट हो, जैसे अंबेडकर ने मांग की थी दलित्स के लिए। वैसे यहाँ पर मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट सर मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। उनका मानना था इट वुड सेफगार्ड देयर माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। इससे उनके जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं उनसे राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, उनसे उनके राजनीति जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उनकी राजनीति सुरक्षित रहेगी। उन्होंने मुस्लिम के डिमांड को स्वीकारा, जस्टिफाई किया और उन्होंने क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया की मांग की। डिफरेंस बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में क्या अंतर है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता बनाने के लिए कई बार प्रयास किए गए। 1927 में ऐसा हुआ भी और कुछ रिश्ते बनने दिखे भी। It appeared that such a unity could be possible. The only difference between Congress and Muslim League was on the representation in the future assemblies that were to be elected. और इन कांग्रेस और मुस्लिम युग में बस यही अंतर था कि उनके जो प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेशन थे फ्यूचर असेंबली को लेकर, वो अलग अलग थे। जो चुने जाने थे रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने वाले, वो उनकी सोच अलग थी। यही अंतर था। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने सिर्फ इस बात ये मांग की कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए, उस मांग को हम छोड़ देंगे। बस एक शर्त, दो शर्तें रखी कि मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, रिप्रेजेंटेशन वुड बी इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। उन्होंने दो मांगे क्या रखी? वो दो मांगे थी कि मुस्लिमों को सेंट्रल असेंबली में, मतलब केंद्रीय विधानसभा में
रिजर्व्ड सीट्स दी जाएंगी और जो मुस्लिम डोमिनेट, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है जैसे बंगाल और पंजाब, उन रियासतों में उन पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी प्रतिनिधित्व करेंगे वो मुस्लिमों के पॉपुलेशन के हिसाब से हो। लेकिन ये इशू सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि हिंदू महासभा जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसके लीडर थे M.R. जायकर, वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में थे, इसीलिए ये मांग नहीं हुई। नेशनलिज्म थ्रू इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, another means of creating feeling of nationalism was explaining the meaning of history again. The nationalist writers urged to readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change their miserable conditions of life under British rule. अब इसमें जो नेशनलिज्म है इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री से, जो राइटर्स थे, जो राष्ट्रवादी लेखक थे, उन्होंने क्या किया, वो अपनी लिखने लगे और जो रीडर्स थे उनको ये कहते थे अपने चैप्टर्स के ज़रिए, अपने लेखों के ज़रिए, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए कि आप जो हमारा इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है, उस पर गर्व करें और इस समय जो हम ब्रिटेन के शासन के अधीन हैं उस पर जो हमारा संघर्ष है उस संघर्ष को और अच्छे से हम करें, यही उनकी सीख थी। लेकिन जो लोगों का यूनिफिकेशन था उसमें कई दिक्कतें थी, क्योंकि जब पास्ट में हिंदुओं को उनका महिमा मंडन किया गया, उनका ग्लोरिफिकेशन किया गया और हिंदू आइकोनोग्राफी मतलब जो हिंदू शास्त्र थे उसमें से कुछ चित्र लेके उनको अच्छे से उसका ग्लोरिफिकेशन किया गया, तो जो अदर कम्युनिटी के लोग थे जैसे कि जो मुस्लिम थे खासकर, उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इससे अपने को अलग माना और इसमें बहुत सी कल्चरल प्रोसेस थी जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया। इतिहास, हिस्ट्री, फिक्शन मीन्स उपन्यास, फॉल्कलोर, सामाजिक गीत, सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, सब ने नेशनलिज्म की भावना को बनाने में एक बढ़िया सा रोल प्ले किया और ये भारत में फ्रीडम मूवमेंट में बहुत तरीक़ों से देखा जा सकता है। दो है, पहला है भारत माता का चित्र बनाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने और उन्होंने जिसमें वंदे मातरम लिखा था अपने मातृभूमि के लिए, जिसमें उन्होंने अपने नावल आनंद मठ में इसका जिक्र किया और इसे वाइडली संग बाय द फ्रीडम फाइटर्स, और इसको पहला पेंट किया अब अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें इंडियन फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स संग बाय बार्ड मीन्स होता है जो वॉन्डरिंग पोइट्स होते हैं, घूम घूम के गाया करते हैं, दैट इज़ बार्ड। और इन लोगों ने इस नेशनलिज्म की भावना को फैलाने में बढ़िया रोल प्ले किया। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, मद्रास में नतेशा शास्त्री, जिन्होंने कलेक्टेड मैसिव कलेक्शन ऑफ फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स, उन्होंने फोक टेल्स और सॉन्ग्स का संग्रह किया जिससे कि जो लोक पुनरुद्धार हो सके। सो दैट वाज योर सेकेंड चैप्टर, nationalism in India. This chapter has been completed completely now, and that's instructions for you all कि you have to make your notes of your first chapter and second chapter. And thanks for watching.